स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसए एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन पार्ट 7। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विगत जो है कई दिनों से हमने जो है मॉक टेस्ट सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसे क्या बोलेंगे भैया, प्रैक्टिस सेट डिस्कशन। क्लियर, यही नाम दिया गया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट डिस्कशन भाग 7। अति महत्वपूर्ण, इसमें 20 क्वेश्चन को समाहित किया गया है, लेकिन हमारा मानना है इसमें 20 क्वेश्चन ही लमसम हम मान के चलें कि इसमें 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा ओवरऑल अगर आप लेके चलेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्टिंग में आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए हम बता रहे हैं जिससे बीच में आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो, लगातार हम जो है अध्ययनरत नहीं। तो आइए क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, भारतीय विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? आपका ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड लिन लिथगो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर इसका है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ये आप इस प्रकार भी टिक कर सकते हैं कि जब 1947 आया तभी कौन आए? माउंटबेटन जी आए। तभी कौन आए? माउंटबेटन। क्लियर है? तो तभी अगर लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे तो इन्हीं के बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। इन्हीं के बाद क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ। किस योजना के थ्रू हुआ? माउंटबेटन योजना। इन्हीं के शासनकाल में आई माउंटबेटन योजना। जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे इटली, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे इटली, इन्होंने जो है गवर्नर जनरल बनाकर किसको भेजा भारत में? लॉर्ड माउंटबेटन को। और इन्हीं के द्वारा जो है भारत को क्या किया गया? स्वतंत्र कराने का प्रस्ताव रखा गया। अगर हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो ये स्वतंत्र भारत की, ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्लियर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अगर आप इसकी बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल प्लस पहले भारतीय, ध्यान करिएगा बच्चों, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करें, यानी कि भारत के थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थी? कौन हो जाएंगे आपकी? सी राजगोपालाचारी। क्लियर है मित्रों? सी राजगोपालाचारी। अगर हम लॉर्ड कर्जन की बात करें तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के। प्लस कृषि बैंक की नींव किसके शासनकाल में रखी गई? लॉर्ड कर्जन। क्लियर? तो लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करेंगे तो आप सुने होंगे गांधी इरविन पैक्ट, समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ आपका? ये हुआ आपका 5 मार्च 1931 में। क्लियर है? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता। ये किसको लेकर था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको लेकर था आंदोलन। क्लियर है? तो इन्हीं लॉर्ड इरविन की अगर बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्लस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। क्लियर है? अगर हम लॉर्ड लिथगो की बात करें तो 1939 में क्या शुरू हुआ? तृतीय विश्व युद्ध। तो भारतीयों को ब्रिटेन की तरफ से समर्थन के लिए
जो द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कराने का जिन्होंने सर्वाधिक प्रयास किया कौन थी? लॉर्ड लिन लिथगो के, लॉर्ड लिन लिथगो थे। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप सब। और अगर हम बात करें अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव तो इन्हीं के शासनकाल में आया। अगस्त प्रस्ताव किसके शासनकाल में आया बच्चों? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर बात करेगा कंपनी के अधीन, कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर कंपनी के अधीन ये बात करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये सीधे सीधे आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो सीधे क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कंपनी के अधीन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? सी राजगोपालाचारी। और लॉर्ड कैनिंग तो आप जान ही रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग की जैसे अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा कि कंपनी द्वारा नियुक्त क्या होंगी? अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। तो फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, कंपनी द्वारा नियुक्त प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? प्रथम गवर्नर जनरल। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार जो हम बता रहे हैं, अगर यहाँ से गवर्नर जनरल से क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से जरूर उठाएगा। प्रथम गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? अंतिम गवर्नर जनरल, ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा मित्रों, कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर, ब्रिटेन के थे। और अगर बात करेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति होती है। उच्चतम आवृत्ति किसकी होगी? गामा किरण की। ध्यान रखिएगा, तो गामा किरणों को आप प्रकाश प्रकाश भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका वेग क्या होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो अगर हम गामा किरण की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बैकुरल ने। कई बार खोज पूछ लेता है बैकुरल ने। एक्स किरण की बात करें, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, प्रोफेसर रॉन्टजन, रॉन्टजन। क्लियर, प्रोफेसर कौन? रॉन्टजन। एक्स किरण की खोज की थी। रेडियो किरण की अगर हम बात करें तो ये इसकी खोज से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवरक्त किरण। तो अवरक्त की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हर्सेल, हर्सेल। क्लियर है? एक क्या हो जाता है आपका? श्रव्य तरंगी। हम आपको बता देते हैं क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैट जरूर डिस्कस करते हैं। एक होती है आपकी श्रव्य तरंगी, एक क्या हो जाती है, सॉरी, श्रव्य के पहले क्या आ जाएगा? अपश्रव्य, अपश्रव्य तरंगी, जिन्हें सुना नहीं जा सकता। एक होगी अपश्रव्य, फिर हो जाएगी श्रव्य, उसके बाद क्या होगी? हो जाएगी आपकी, और एक क्या हो जाएगा आपका? प्राश्रव्य। अगर आप अपश्रव्य की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से नीचे जो तरंगे हैं, 20 हर्ट्ज के नीचे जो तरंगे हैं जो हमें सुनाई नहीं पड़ती, उसे क्या बोलते हैं? अपश्रव्य। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? श्रव्य क्या है? 20 हर्ट्ज से, यानी ऑडिबल, ऑडिबल जो वेव्स हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज,
ये क्या हो जाएगी, श्रव्य। फिर प्राश्रव्य कौन हो जाएगी, जिसको हम नहीं सुनते हैं, जो मोस्टली कौन सुनते हैं, जानवर, 20 हर्ट्ज से अधिक, ये क्या हो जाएगी आपकी प्राश्रव्य। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही कौन सा हो जाएगा आपका, क्लियर कर लीजिएगा। ये हो जाएगा सही आपका, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति किसकी होगी, गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रोम का सही संबंध है। तो आप जानते हो कि एक होता है रोम, एक होता है रैम। दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक रैम एक रोम। रैम का मतलब क्या होता है कि जब तक आपकी पावर किसी मोबाइल की या किसकी कंप्यूटर की ऑन है तब तक ही ये मेमोरी प्रेजेंट रहेगी, उसके बाद ही क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार रोम में कोई भी डाटा सेव हो गया तो ये ना तो इरेज होगी, और अगर इरेज ना होने के कारण क्या होगा, अगर बैटरी अगर आप भी कर देंगे या ऑन भी है तो लगातार कंटिन्यू डाटा इसका रोम मेमोरी में बचा रहेगा। क्लियर। अगर हम रोम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या किया जाता है, केवल इसको पढ़ा जाता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। रीड ओनली मेमोरी, ये क्या हो जाएगा, रोम। ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। और एक क्या होता है, रैम। इसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यानी एडिट किसको नहीं किया जा सकता है, रोम को। रैम को आप एडिट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि लगातार आप इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, रोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक पी टाइप चालक में अधिकता होती है। तो एक पी टाइप चालक में किसकी अधिकता होगी, जैसे ही आएगा पी टाइप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होल्स। ध्यान रखिएगा आप, अधिकता की अगर बात करेगा, पी टाइप में क्या होगा, होल्स। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में किसकी अधिकता होगी, होल्स की। एन टाइप में किसकी अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पी टाइप चालक में किसकी अधिकता होगी, ये हो जाएगी आपकी छिद्रों की। छिद्रों का मतलब क्या होता है, होल्स। ध्यान रखिएगा। तो अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, अर्धचालक, कई बार क्वेश्चन आता है। एक पी टाइप हो जाता है आपका, पी टाइप। एक क्या हो जाता है आपका, एन टाइप। पी टाइप में क्या होगा, होल्स होगा। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखिएगा। तो अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, चालक व कुचालक के बीच की कड़ी है। चालक व कुचालक के बीच की क्या है, कड़ी है, उसे क्या बोलेंगे, अर्धचालक। क्लियर है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है कि इसमें डोपिंग करके हम इसको चालक के रूप में बना सकते हैं, डोपिंग करके चालक के रूप में बना सकते हैं। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं पत्तियाँ, पत्तियों पर क्या होता है, सनलाइट पड़ती है। सनलाइट किस पे पड़ेगी, पत्तियों पर। तो स्वाभाविक सी बात है कि सौर ऊर्जा आ रही है, बाहर से क्या आ रही है भैया, सौर ऊर्जा आ रही है। क्लियर रहिएगा, बाहर से आ रही है सौर ऊर्जा, इसे क्या बोलेंगे, लाइट। और अंदर क्या होगा, कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा, तभी उनको क्या मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन। भोजन के रूप में क्या होगा, ग्लूकोज और जल। रासायनिक अभिक्रिया होगी अंदर, और कोई अभिक्रिया तो हो नहीं सकती जो उनको जल मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू ही इनको जल और ग्लूकोज मिलेगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी प्रकार पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लस क्या लेंगे, जल। तो जल कहाँ से लेंगे, जड़ों के थ्रू। और इनकी अभिक्रिया किसके अंतर्गत होगी, प्रकाश, प्रकाश रहना चाहिए। फिर क्या रहना चाहिए, हरी पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल और प्रकाश
दोनों अगर उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों कार्बन डाइऑक्साइड व जल की अभिक्रिया होकर क्या बनेगा, ग्लूकोज, जिसे क्या बोलेंगे C6H12O6 प्लस 6H2O, जल भी बनेगा, यानी कि पानी क्या हो जाएगा आधा, अगर 12 पार्ट पानी था तो कितना हो जाएगा 6 पार्ट, फिर क्या निकलेगा 6O2। क्लियर है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 पानी, 12 जल के अणु के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा ग्लूकोज, व 6 पार्ट ऑफ वाटर, फिर क्या हो जाएगा 6 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि इसमें बैगनी रंग, प्रकाश के बैगनी, नीला व लाल रंग, इतने रंग क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, वो होता है लाल रंग में। और सबसे स्लो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, वो आपका होता है बैगनी रंग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डेटॉल में प्रयुक्त प्रतिरोधी यौगिक कौन सा होता है। तो इसको आप बताने का प्रयास करिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। इसमें हमें थोड़ा कम क्लियरेंस है, आप जो है कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा अगर कोई भी डाउट हो। शायद यहाँ पे हमें आंसर मिला नहीं, बायोथियोनॉल। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्ध थम्ब संघ मिलकर कहलाते हैं। तो जैसे बुद्ध आ गया तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा कि किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। क्लियर होगा। ये किससे संबंधित है, त्रिरत्न। ये बुद्ध धम्म और संघ, इनको क्या बोलते हैं, त्रिरत्न। क्लियर हो गया। तो अगर हम इसकी स्टैटिक की बात करें तो बौद्ध धर्म की मुख्य कौन थे, ये हो जाएंगे आपके गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। क्लियर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ, आपको पता भी होगा। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। क्लियर। लुम्बिनी में कहाँ पे हुआ, 563 ईसा पूर्व। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया, ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। कहाँ पे हो जाएगा आपका श्रावस्ती। तो इन्होंने क्या किया था, इनके बेटे का क्या नाम था, राहुल। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर बार क्या किया था, छोड़ दिया था। घर बार क्या किया था, छोड़ दिया था। तो 29 वर्ष की आयु में अपना गृहस्थ जीवन छोड़ना, गृहस्थ जीवन छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में, महाविनिष्कर्मण, महाविनिष्कर्मण। क्लियर हो गया। अगर गृह त्याग आप बौद्ध धर्म में करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, महाविनिष्कर्मण। और प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया उसको क्या बोलते हैं, प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर हुआ। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। क्लियर। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई, यह आपका हो जाए कुशीनारा देवरिया, कुशीनारा देवरिया। क्लियर है। थोड़ा और स्टडी की अगर हम बात करें तो जो मृत्यु हुई इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि चीनी यात्री फाहियान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा। ये कहाँ पर था, बिहार। तो ये सभी किस लिए प्रसिद्ध थे, बौद्ध धर्म के लिए। विदेश से जो चीनी यात्री आए, सॉरी यानी कि चीन से जो यात्री आए वो किस लिए मोस्टली आए, बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म को सीखने के लिए। बहुत ही जिज्ञासु थे क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय क्या क्या था, पूरी एशिया में बहुत ही प्रसिद्ध था। इसलिए एशिया पुंज किसे भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। एशिया पुंज ध्यान रखिएगा किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध को।
क्लियर हुआ। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे चीनी यात्री हेनसांग, किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्लियर हो गया, किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और एक चीनी यात्री था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो कौन था? फाहियान। फाहियान ये भी बौद्ध धर्म को सीखने के लिए कहाँ पे आया था? भारत में। फाहियान 14 वर्ष इसने व्यतीत किया था भारत में। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। क्लियर है। अगर हम रास बिहारी बोस की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आज़ाद हिंद फौज। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो आज़ाद हिंद फौज को टिक करके कहाँ पे चले आते हैं? सुभाष चंद्र बोस के लिए, जबकि होगा क्या? रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 1942 में रास बिहारी बोस ने। और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं आगा खां व सलीम उल्लाह, इन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां व सलीम उल्लाह ने। क्लियर हो गया। कब की थी? 1906 में। अगर हम मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। हिंदू महासभा की कब की थी? 1915 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा आपका? मुंबई। गोरखपुर की अगर बात करें तो ये कहाँ पे पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर। ये किस साइड में गोरखपुर जा रहा है? अगर आप मैप को देखेंगे, मैप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे क्या जा रहा है? गोरखपुर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट। तो इसके बीच में जा रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? गोरखपुर। क्लियर हो गया। नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर रेलवे। तो नई दिल्ली कहाँ पे है? अगर मैप की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ कहीं पे नई दिल्ली है, किस साइड में? उत्तर। तो इसलिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली। इलाहाबाद की आप बात करेंगे तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर आप देखे भी होंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद। क्लियर है। इलाहाबाद के बारे में आप स्टैटिक फैक्ट जानते भी होंगे। इलाहाबाद अगर हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा न्यायाधीश, सबसे ज़्यादा न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज किस समिति के द्वारा लागू हुआ? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर हो गया। ये 73वें संविधान संशोधन 1993 में क्या हुआ? 1993 में 73वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट के थ्रू क्या लागू हुआ? पंचायती राज। किस अनुसूची में लागू हुआ? 11वीं अनुसूची। तो इसका मतलब इसके पहले क्या आएगी? 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? दल बदल। दल बदल, दल बदल कहने मतलब कि एक पार्टी से आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। क्लियर। वो भी उसके कुछ नियम दिए गए हैं किसमें? दल बदल कानून में कुछ नियम है, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। दा से दल, तो दा से क्या हो जाएगा? 10वीं। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधान है।
अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची में, तो प्रथम संविधान संशोधन किस अनुसूची में हुआ? प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किस अनुसूची के तहत हुआ? 1951 पर 9वीं अनुसूची। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो इसमें नगर निगम ये सभी जो आ जाएंगे। नगर निगम कहने का मतलब क्या है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन, शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन किसके अंतर्गत है? जो नगर निगम हो जाएगा, नगर पंचायत हो जाएगा, आपके किसके अंतर्गत हो जाएगा? शहर, शहर से संबंधित जो है वो 12वीं अनुसूची में हो जाएगी। कितनी अनुसूची है टोटल? 12 अनुसूची। पहली कितनी थी? 8। बाद में कितनी हुई थी? 4 प्लस हुई थी। टोटल कितनी हो गई थी? 12। कितने भाग हैं आपके? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक स्थायी तत्व है, तो सबसे अधिक स्थायी तत्व कौन सा हो जाएगा? सीसा। आप देखते भी होंगे मोस्टली, जैसे आप लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट की। ये भी एक प्रकार का क्या है? सीसा। ग्रेफाइट किसका पार्ट है? पीबी, लेड का पार्ट है। फिर एक सीसा आप देखते हैं, ऐसा नहीं कि शीशा रखा हुआ है तो अचानक से टूट जाएगा या अचानक से वो क्रिया करके उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? सबसे स्थायी है। क्लियर। और टंगस्टन का किस में यूज किया जाता है? बल्ब में। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके फिलामेंट में क्या लगा होता है? टंगस्टन। लोहा क्या बोलते हैं? Fe। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। क्लियर। अगर किसी भी वस्तु पर क्या जम जाता है? जंग लग जाती है। किसी भी धातु पे क्या होती है? जंग लग जाती है, तो इसका भार क्या हो जाएगा? भार बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लोहे की अयस्क है, तो लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा आपका? हेमेटाइट। और कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का। डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो किसका अयस्क हो जाएगा? ये कैल्शियम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। क्लियर। और आप देखते होंगे जब विद्युत बल्ब फूटता है तो उसमें बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, वो कौन सी गैस रहती है? आर्गन। कितनी अक्रिय गैसें हैं? एक है He, हीलियम, नियान है, आर्गन है, जेनान है, रेडान है। क्लियर। 5 अक्रिय गैसें हैं। हीलियम कहाँ पे भरी जाएगी आपकी? जो गुब्बारे उब्बारे उड़ते हैं, बहुत ही हल्की गैस होती है, तो इस किसका प्रयोग किया जाता है गैस के रूप में? हीलियम का। क्लियर। नियान का कभी कभी किस में यूज़ किया जाता है आपका? ये वायुयान के जो टायर है उसमें भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। क्लियर। और कोशिकाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? साइटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं को। कौकों का, सॉरी, शैवालों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टो सॉरी यहाँ पे नहीं होगा। शैवालों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी द्वारा किसका अध्ययन किया जाएगा? शैवाल का। और कवक का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। उसके बाद ऊतक का अध्ययन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। ऊतक का कहने का मतलब क्या है कि जब कई कोशिकाएं मिलकर एक संरचना का निर्माण करती हैं उसे क्या बोलेंगे? ऊतक। तो इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? हिस्टोलॉजी। ध्यान रखिएगा, हिस्टोलॉजी। फलों का अध्ययन किससे किया जाएगा? ये आपको दिया गया है, क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन किससे किया जाएगा? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, पुष्पों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? एंथोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? साइटोलॉजी। फलों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? पोमोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? हिस्टोलॉजी। कवक का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों? ये क्या हो जाएगा आपका? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा, ये किसका निर्धारण करता है?
लिंग का। लिंग का कहने का मतलब क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की, लड़का या लड़की, कौन निर्धारण करेगा, 23वां जोड़ा। 20 गुणसूत्र किस में पाए जाएंगे, मक्के में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनमें से जड़ का उदाहरण है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम मानेंगे जड़ है, कैसे मानेंगे तना है। तो जब आपका छिलका निकलेगा, यानी कि बिना छीले आप खा नहीं सकते कोई चीज़, छिलका ध्यान रखिएगा। जब छिलका निकलेगा तो क्या रहेगा, तना, और जिसे आप धोकर सीधा खा सकते हैं, जिसे आप धोकर सीधा खा सकते हैं। यानी कि जिसमें छिलका नहीं है, जिसमें छिलका नहीं है, सीधा खाया जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, फिर क्या हो जाएगा आपका, सलजम। एक दो अपवाद है कि आप चुकंदर और सलजम को छील के खाते हैं, लेकिन मोस्टली इसको क्या कर सकते हैं कि हम सीधे खा सकते हैं, इसको छीलने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। तो मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सभी क्या हो जाएंगे, जड़े। ये सभी क्या हो जाएंगी, जड़े। और हमें छीलने की आवश्यकता किसको पड़ी, आलू। आलू को आप बिना छीले नहीं खाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस मूली, सॉरी आलू हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका, हल्दी हो गया, फिर क्या हो गया, अदरक हो गया, क्या हो गया, प्याज। प्याज को क्या करेंगे आप, मतलब छीलेंगे, जब तक छीलेंगे जब तक खा नहीं सकते। आलू को छील लें, एक प्रकार से आप मोस्टली अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि जिसको छीलेंगे वही क्या है, तना है। जैसे आलू को छीलेंगे तभी खा सकते हैं, प्याज को छीलेंगे तभी खा सकते हैं, लहसुन को छीलेंगे तभी खा सकते हैं। और हल्दी को, अब हल्दी क्या है, तो हल्दी मोस्टली समझ लीजिए अपवाद है। अदरक क्या करेंगे, अदरक छीलेंगे, जैसे छील के किस में डाली जाती है, चाय में, तभी इसको क्या कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। तो आलू, प्याज, फिर क्या हो जाएगा आपका, आलू हो गया, प्याज हो गया, फिर लहसुन हो गया, प्लस अदरक हो गया, अदरक, ये सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी हो जाएंगी आपकी तना। जड़ कौन सी हो जाएगी, गाजर, मूली प्लस सलजम, ये सभी क्या हो जाएंगी, जड़ें। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से जड़ का उदाहरण है, हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संग एनीलिडा का उदाहरण है। तो संग एनीलिडा का उदाहरण क्या हो जाएगा, केचुआ। क्या उदाहरण हो जाएगा, केचुआ। क्लियर। केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा, जो रेंगने वाले जीव हैं, केचुआ हो जाएगा, जोक हो जाएगा, फिर क्या है, नेरिस। एक क्या होता है, नेरिस, ये भी केचुए की तरह होता है। केचुआ, जोक, नेरिस, यानी कि जो रेंगने वाले जीव हैं क्या हो जाएंगे, संग एनीलिडा। ध्यान रखिएगा, केचुए में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है इसमें, किसमें, केचुए में 4 जोड़ी हृदय। और जितनी आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़, जैसे आपके क्या हो गया, मच्छर, फिर क्या हो जाएगा, मक्खी, तिलचट्टा, तिलचट्टा हो जाएगा, फिर क्या है, टिड्डी, टिड्डी, ये सभी क्या हो जाएगा, संघ आर्थ्रोपोडा। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लियर है। अब संघ आर्थ्रोपोडा में होगा क्या कि एक पार्ट आप देखते होंगे यहाँ पे सिरा होगा, फिर बीच में क्या होता है, वक्ष होता है, फिर क्या होता है, गुहा होता है। तो मुख, वक्ष, गुहा किस में होता है, संघ आर्थ्रोपोडा में होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो क्या पूछा है भैया, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, अग्नाशय। ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है मानव शरीर की, वो अग्नाशय है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानव शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्या हो जाएगा आपका, यकृत, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीवर। इसका जो भार होता है 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। क्लियर। यकृत में क्या स्रावित होगा, हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन। ये क्या करता है कि जो धमनी व सिरा में, जो धमनी व सिरा है,
धमनी व सिरा है, इसमें जो रक्त बह रहा है इसको जमने से रोकता है। कौन? हिपैरिन प्रोटीन। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा प्रोटीन है जो धमनी व सिरा में रक्त को बहने से, रक्त को जमने से रोकता है। क्या कौन सा हो जाएगा? हिपैरिन प्रोटीन। क्लियर है? कौन सा हो जाएगा आपका? हिपैरिन प्रोटीन। और अगर हम एक जो है यकृत की बात करें तो इसमें क्या होगा? एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगा एक। ये क्या करता है? ये एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजन क्लियर? रक्त का थक्का इसी प्रोटीन की तरह बनता है, रक्त का थक्का। क्लियर होगा? जो आरबीसी डेड होंगी आपकी, आरबीसी डेड होंगी, वो कहाँ पे समाहित होंगी? आपकी यकृत में। यदि कोई भी व्यक्ति पॉइजन खा के डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की पॉइजन, यदि किसी भी व्यक्ति की पॉइजन से डेथ हो जाती है तो उसको किसके थ्रू पहचाना जाता है? यकृत के थ्रू। ध्यान रखिएगा, यकृत के थ्रू पहचाना जाता है। ये तो हुई बात यकृत की। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अग्नाशय की, जो कि क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इसमें क्या पाया जाता है? इंसुलिन। इसी में क्या पाया जाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन किस में पाया जाता है? अग्नाशय के बीटर लैंगरहैंस में, बीटर लैंगरहैंस कोशिका में, बीटा लैंगरहैंस कोशिका में। क्लियर है? बीटर लैंगरहैंस कोशिका में क्या पाया जाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की खोज किसने की? बायटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की? बायटिंग एवं बेस्ट ने। यदि इंसुलिन जो है अल्प मात्रा में स्रावित होगा, अल्प मात्रा में, ये क्या करेगा? आप याद रखिएगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। अल्प मात्रा में यदि स्रावित होगा तो ये क्या हो जाएगा? मधुमेह। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इंसुलिन स्रावित हो रहा है, अगर वो बहुत कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो शुगर को क्या करेगा? कम कंट्रोल करेगा। और शरीर में शुगर की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे? मधुमेह। और जब अतिस्रावित होगा, अतिस्राव, अतिस्राव, अतिस्राव के कारण कौन सी घटना होगी? हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन जब जो है बहुत अधिक स्रावित होगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि बहुत नॉर्मली कम ही केस निकलता है, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? जब अल्प कम स्रावित होगा तो क्या होगा? मधुमेह, जो कि मोस्टली आजकल भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सभी मोस्टली मान के चलिए हर पाँचवें छठवें क्या है? शुगर है। क्लियर? तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा? जब इंसुलिन अधिक मात्रा में स्रावित होगा। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट भी कर लिए होंगे। अगर आज आपको वीडियो कुछ अलग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है लाइक शेयर सब्सक्राइब से, बस क्या होता है थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है और एक उत्साह रहता है कि नई नई वीडियो और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने का। क्लियर? धन्यवाद।